जय हिंद बच्चों। आज हम व्याकरण में पाठ 10 कारक का अध्ययन करेंगे। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैं हाथ से खाता हूँ। संध्या ने शालिनी को चाय दी। मैं खाना खा रहा हूँ। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद हैं और इन रेखांकित पदों का किसी न किसी रूप से क्रिया से कोई ना कोई संबंध है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, इनमें कहाँ से क्या करके प्रश्न किया जा सकता है, कौन किससे से प्रश्न किया जा सकता है, किसने किसे क्या से प्रश्न किया जा सकता है, कौन क्या से प्रश्न किया जा सकता है इन वाक्यों में। तो इस आधार पर जब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया या अन्य पदों से संबंध बताया जाता है तो उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं उनका वाक्य की क्रिया से संबंध प्रकट होता है। तो कारक को स्पष्ट करने के लिए हम विभिन्न पदों के साथ जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के इन संबंधों को हम परसर्गों के द्वारा दिखाते हैं। इन्हें हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए बच्चों। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। गंगा हिमालय से निकलती है और जाकर सागर में गिरती है। तो इन वाक्यों में ने और कारक चिन्ह को बता रहे हैं। कारक के भेद। कारक को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 कर्ता कारक जिसका परसर्ग है ने, कर्म कारक जिसका परसर्ग है को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक या अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। आज की इस वीडियो में हम 4 भेदों के बारे में जानेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम पद है कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों। रानी ने कविता सुनाई। इस वाक्य में कविता सुनाने का कार्य रानी कर रही है तो रानी क्या हुई? कर्ता कारक। नंबर 2, मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? वार्षिक परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है? मेरा बेटा। मेरा बेटा क्या हुआ? कर्ता कारक। बच्चों, पहले वाक्य में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और दूसरे वाक्य में परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग किया जाता है और यदि क्रियापद हमारा अकर्मक हो तो हम कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जैसे ध्रुव वहां गया। ध्रुव का जो वहां जाना अकर्मक क्रिया की तरफ संकेत कर रहा है
और क्रिया भूतकाल की है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड उदाहरण देखिए, लड़के ने आइसक्रीम खाई। तो यहाँ पर भूतकाल की क्रिया है, लेकिन क्रिया कैसी है? सकर्मक। इस क्रिया में आपको कर्ता भी नजर आ रहा है, कर्म भी और क्रिया भी, तीनों चीजें दी हुई हैं। और इसमें आइसक्रीम के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये हमारी सकर्मक क्रिया है। नंबर सेकंड है बेटा कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कभी कभी यह शून्य भी रहता है, अर्थात किसी किसी वाक्य में ये नहीं लगा होता। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, अर्पिता पत्र लिखती है। इस वाक्य में आपको कारक चिन्ह नहीं नजर आ रहा है। सेकंड है अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। इसमें आपने देखा कि कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता, कारक चिन्ह नहीं लगता। पत्र क्या है? अप्राणीवाचक है ना। तो यहाँ पर हमें को कारक चिन्ह नहीं नजर आ रहा। दूसरे वाक्य में देखिए, बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। तो आपको समझ में आया, अप्राणीवाचक शब्दों में हम कारक चिन्ह नहीं लगाते और प्राणीवाचक शब्दों में हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं, अर्थात जिस साधन के द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होती है, हमारा काम पूरा होता है, उस साधन के लिए हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, रमा हाथ से खाती है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रमा खाने के लिए किस साधन का प्रयोग कर रही है? हाथ का प्रयोग कर रही है। और पिताजी दफ्तर जाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? कार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हुई? साधन के रूप में हमने प्रयोग की या माध्यम के रूप में, इसलिए यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए। हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से करण कारक में हमने साधन या माध्यम के प्रयोग के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया। अब नंबर 4 है हमारा संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या काम करता है या जिसे कुछ देता है, जहां देने का भाव आता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है को, के लिए। जैसे उदाहरण में देखिए बेटा, मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी। तो यहाँ पर देने का भाव आ रहा है, इसलिए को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। तो किसी के लिए लाए, हमारे लिए लाए। तो यहाँ पर लिए के लिए का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। जैसे मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी। तो देना क्रिया हो गया बेटा, और दुर्गेश और पुस्तक क्या हुई? हमारे कर्म हो गए हैं। तो क्रिया के साथ कौन सा कर्म हमें सबसे पहले पास दिखाई दे रहा है? पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक हमारा क्या हुआ? मुख्य कर्म हो गया, और दुर्गेश क्या हुआ? हमारा गौण कर्म हो गया। सेकंड उदाहरण देखिए, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इसमें पिताजी कर्ता कारक है, लाना क्रिया है, और मिठाई और हमारे ये हो गए हमारे कर्म।
तो लाने की क्रिया के सबसे निकट क्या है? मिठाई। इसलिए मिठाई से पहले लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मिठाई हमारा मुख्य कर्म है और हमारा गौण कर्म है। आशा करती हूँ कि आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे का अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।